साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग इस समय यूपी टेट परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों के कंटेंट देख रहे हैं। आपने सिलेबस देख लिया है, पूरा सिलेबस हमने एक बार डिस्कशन किया था और पूरे सिलेबस डिस्कशन के बाद में हमारे साइंस के वीडियोज पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए। जो साइंस से संबंधित जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं या जो भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार या शामिल हो रहे हैं, वो लोग साइंस से संबंधित प्लेलिस्ट देखेंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास की प्लेलिस्ट में इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे अच्छे से, जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ में। तो आज हम इसी प्रकार से पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। बहुत से प्रश्न कभी कभी ये होता है कि आखिरी प्रश्न ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए थोड़ा सा भले ही आप तेजी से देखें, जल्दी जल्दी देखें, लेकिन कोशिश करें कि पूरे वीडियो को देखा जाए तो बेहतर समझ हो पाएगी। चलिए चलते हैं सीधे। आज का हमारा पहला टॉपिक है पाषाणकालीन संस्कृति। तो पाषाणकालीन संस्कृति का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, हम इसको जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं और फिर आते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, जो पाषाणकालीन संस्कृति यानी आदिकाल है या पुराकाल है, तो इस पुराकाल में प्रारंभिक मनुष्य औजारों और हथियारों के लिए मुख्य रूप से पत्थरों पर ही निर्भर हुआ करते थे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। आज की तरीके से आधुनिक हथियार नहीं थे और धातुओं का ज्ञान भी नहीं था उस समय। तो न तो धातुओं का ज्ञान था और न ही आजकल के तरीके से अच्छे औजार थे। ठीक, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे, लेकिन फिर भी उनके संघर्ष को हम लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि मानव जीवन एक विकास की एक सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया में आज हम जहां पर पहुंचे हैं वो हमारा आधुनिक, समझ लो, साहित्य है, आधुनिक काल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारे प्रारंभिक जो पाषाणकालीन जो संस्कृति थी उसकी क्या विशेषताएं थी और उनकी क्या समस्याएं थी, उन सब पर हम लोग विचार करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करें कि औजारों के विकास की। तो औजारों के विकास और जीवन शैली में बदलाव के आधार पर इस पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला भाग हम कहेंगे पुरापाषाण काल और दूसरा भाग मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को बेसिकली किस आधार पर, जीवन शैली, विकास और जो औजारों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य का जो जीवन था वो मुख्य रूप से मनुष्य शिकारी संग्राहक थे। शिकारी संग्राहक का मतलब ये था कि शिकार करने जाते थे, जो कुछ मिलता था भोजन के रूप में उसको जो है एकत्र कर लेते थे और उसको कई दिनों तक खाते थे। ठीक है। हाँ, इनका जीवन भी घुमक्कड़ी टाइप का था, घुमक्कड़ी जीवन जीते थे। और इसी बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की जिसको कहते हैं आग की खोज। तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी और जब आग की खोज हो चुकी तो इनका भोजन काफी सुरक्षित होने लगा और भोजन के लिए बहुत ज्यादा चिंता जितनी होती थी उसमें कहीं न कहीं राहत मिली। फिर इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए इन लोगों ने, वो औजार काफी नुकीले होते थे और छोटे होते थे। देखिए यहाँ पर ये कुछ औजार आपको दिखाए गए हैं मध्य पाषाण काल के। देखिए कितना नुकीला औजार, ये सब नुकीले औजार थे। ठीक है, तीर टाइप के औजार बने, लेकिन ये थे सब पत्थर के ही। जो भी आप देख पा रहे हैं ये सब पत्थर के ही औजार थे। लेकिन इसके साथ साथ, औजारों के साथ साथ इनको ये भी अनुभव होगा कि हमारे लिए कौन से पशु उपयोगी हैं। तो यहाँ पर कुत्ते जैसे पशुओं को पालने की प्रथा शुरू हुई। कुत्ता शिकार में काफी सहायता करता था, इसलिए कुत्ते को पालना शुरू किया और भी जानवरों को पालना शुरू किया। तो पशुपालन की भी शुरुआत हुई और इनके औजार भी थोड़ा सा छोटे और तीखे बनने लगे। जबकि पुरापाषाण काल में औजार बहुत ही खुरदरे टाइप के थे। हालांकि आग का तो खैर प्रयोग सीख ही गए थे और जीवन इनका पुरापाषाण काल में पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन आधुनिक पाषाण काल आते आते यानी नवपाषाण काल आते आते कृषि की शुरुआत भी हो गई।
जीवन स्थायी हो गया, गांव का विकास हुआ, पालिशदार औजार बने, पहिए और मिट्टी के बर्तन बनने लगे। तो अब बात आती है कि इतना समय कहने में तो हमने बहुत ही कम समय में कह दिया, लेकिन ये सब काम होते होते यानी पुरा पाषाण काल से नवपाषाण तक आते आते सदियां लग गई। ठीक है, चलिए देखते हैं कब क्या हुआ पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में। तो थोड़ा सा हम और अगर हम शब्दों का चयन करें तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण माने पत्थर, यानी यह वह लंबा समय काल था जब प्रारंभिक मनुष्य अपने औजारों, हथियार और जरूरत की अन्य चीजें बनाने के लिए मुख्य रूप से पत्थर पर निर्भर थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान नहीं था। इस विशाल कालखंड को पत्थरों के औजारों के विकास और मानव जीवन की शैली में आए बदलावों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें हमें कह सकते हैं पुरा पाषाण काल जो था उसका समय लगभग 9 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य रहा, और मध्य पाषाण काल का समय 9,000 बीसी से 7,000 बीसी तक रहा, और फिर नव पाषाण काल का समय 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक माना जाता है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ईसा से पहले के समय देखिए, अब यहाँ पर आप क्या पाते हैं कि पूरा पाषाण काल काफी लंबा समय है और लगभग 2,000 वर्षों का मध्य पाषाण काल है, और लगभग उससे ज्यादा मध्य पाषाण काल 2,000 वर्षों का, और नव पाषाण काल को देखिए यहाँ पर लगभग 6,000 वर्षों का माना गया है। ठीक, तो इतने समय में इतनी ज्यादा विकास हो पाया, यानी किस क्रम से जहां पर हम औजार बहुत भोड़े और रद्दी टाइप के बनाते थे, वहां अब औजार बढ़िया होने लगे, कृषि पशुपालन होने लगा। तो ये सब चीजें आपने देखी। ठीक, तो पूरा पाषाण काल में जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम बता ही चुके हैं कि जीवन किस पर निर्भर था, पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे। ठीक, और भोजन, अपना भोजन जो है वो जानवरों को शिकार करके जंगलों से फल, कंदमूल आदि इकट्ठा करके प्राप्त करते थे। भोजन उगाना नहीं जानते थे। भोजन की निरंतर तलाश में वह एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। ये सब समस्याएं थी, न तो कोई घर होता था, कहीं गुफाओं कंदराओं में जैसे रह पाते थे रहते थे। ठीक है, अब ये आप समझिए कि उतना ज्ञान भी नहीं था कि भूख कब लगने वाली है, तो भूख लगने से पहले जब भूख लग जाती होगी तब क्या स्थिति होती होगी, पता है कब शिकार मिल पाए ना मिल पाए। खेती होती नहीं थी, पूरी तरीके से जानवरों को मार करके या फिर फल वगैरह खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, इस काल के औजार जैसा कि हमने कहा बड़े और खुरदरे होते थे, भद्दे होते थे, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी। इन्हें ज्यादा तराशा नहीं जा सकता था। इस काल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जो कि हमने अभी आपसे डिस्कशन किया था, कि आग की खोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके बाद में मध्य पाषाण काल में, जैसा कि हमने अभी आपसे डिस्कशन किया, कि जानवरों का पालना शुरू किया, यानी पशुपालन की शुरुआत हो गई, और औजार भी काफी शार्प बनाने लगे लोग। ठीक है, तो भाले जैसे औजार बनाने लगे। और इसके बाद में हम आते हैं अब नवपाषाण काल, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी हमारा समय रहा मानव इतिहास के जीवन में। यहाँ पर पूरी जीवन शैली बदल गई। क्रांतिकारी यानी इतिहास का, मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दौर माना जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई। अब सबसे बड़ा बदलाव रहा कि कृषि की शुरुआत। इंसान अब केवल भोजन इकट्ठा करने वाला नहीं रहा, बल्कि भोजन का उत्पादक भी बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया, और फसलों की खेती करना वो सीख गया था। ठीक है, जिसके कारण जब फसलों की खेती करना सीख गया तो फिर उसका जीवन कैसा होने लगा, उसका जीवन स्थायी जीवन होने लगा, यानी गांव का विकास होने लगा, छोटे छोटे गांवों का विकास हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे परिवार का कॉन्सेप्ट बना और तमाम से औजार बनने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम से चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि स्थायी और कबीलाई जीवन प्रारंभ हो गया, नियम कुछ निर्धारित हुए, संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ, उत्तराधिकार संपत्ति परिवार आदि का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, मृदभांड अवशेष शिल्प का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, स्थायी जीवन संस्कार और समाधान
समाधान जैसे प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। कृषि और पशुपालन इसका सबसे बड़ा जो है वो क्रांति का समझ लो आधार बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं पर आधारित कुछ हमारे पास प्रश्न है जिनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान के जनक, पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान के जनक किसे माना जाता है? तो ये हमारा देखें, हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस, जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान के जनक जो है उनको माना गया है रॉबर्ट ब्रूस हुड को। बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा, इसका बी पार्ट राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मानव को अभी हमने जैसा कि बताया कि उस समय शिकार ही उनका होता था, खेती और पशुपालन से पूरा पाषाण काल में परिचित नहीं थे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? शिकार और खाद्य का संग्रह करना, ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा आग की खोज सर्वप्रथम किस काल में की गई? तो अभी हमने डिस्कस किया कि आग की खोज कब हुई, तो ये आग की खोज पुरा पाषाण काल में ही हो चुकी थी, इसलिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल, इसमें पुरा पाषाण काल में भी हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च। उच्च माने यही अभी नव पाषाण की बात करें तो इसमें निम्न पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में इसकी खोज हुई थी, जिसको यहाँ पर पुरा की जगह पर निम्न शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न पुरा पाषाण काल के औजार मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्थर के बने होते थे? ठीक है, पुरा पाषाण काल के औजार किस प्रकार के पत्थर के बने होते थे? तो जिसको हम क्वार्ट्ज पत्थर कहते हैं, क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं, इस पत्थर के बने होते थे। उम्मीद करते हैं इतना बड़ा दिखाई पड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैंने थोड़ा सा लार्ज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हस्त कुठार यानी हैंड एक्स और विदारणी किस काल के प्रमुख औजार थे? तो ये आपने औजार जैसा कि देखा, ये किस काल के थे? पुरा पाषाण काल के औजार थे। कुल्हाड़ी वगैरह का आविष्कार जो पुरा पाषाण काल में हो चुका था, इसलिए ये निम्न पुरा पाषाण काल के औजार माने जाते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस नदी से प्राप्त हुआ? मानव का साक्ष्य किस नदी से प्राप्त हुआ? हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी। ठीक है, इन 4 में से कौन सा सही उत्तर रहेगा? तो ये हमारा जो गुजरात के आसपास के क्षेत्र में हमको सबसे पहले इसका प्रमाण मिला, इसलिए हम इसका कह सकते हैं सही उत्तर क्या रहेगा? नर्मदा घाटी। ठीक, नर्मदा घाटी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य पुरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि इस काल में सल्क उपकरणों की प्रधानता थी। तो सल्क को कहते हैं फ्लैक्स। ठीक है, तो इसका मतलब फलक संस्कृति। ठीक है, क्या हो जाएगा? फलक संस्कृति, यहीं से स्पष्ट हो रहा है। सल्क उपकरणों माने सल्क संस्कृति या फलक संस्कृति। अच्छा, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आधुनिक मानव जिसको हम होमो सैपियंस कहते हैं का उदय किस काल की प्रमुख घटना है? आधुनिक मानव के उदय किस काल की प्रमुख घटना है? आधुनिक मानव वास्तव में उच्च पुरा पाषाण काल के समय में डेवलप हो पाया था, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा उच्च पुरा पाषाण काल। क्या रहेगा? उच्च पुरा पाषाण काल। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भीमबेटका की गुफाएं
जो अपने शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस काल से संबंधित हैं? तो ये जो हमारा उच्च पुरापाषाण काल था और मध्य पाषाण काल, इन्हीं से संबंधित ये भीमबेटकाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेलन घाटी का पुरातात्विक स्थल जहां पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य मिलता है, किस राज्य में स्थित है? तो बेलन घाटी ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेलन घाटी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि पुरापाषाण युगीन मानव के जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? वे गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था, वे स्थायी जीवन व्यतीत करते थे, वे पत्थरों के, देखिए पुरापाषाण काल में अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि पुरापाषाण काल में लोग जो है वो उनका स्थायी जीवन नहीं था, क्योंकि कृषि का विकास नहीं हो पाया था, और जब कृषि का विकास नहीं हो पाया था तो घुड़खड़ू जीवन व्यतीत करते थे। तो इसका मतलब यह एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा वे स्थायी जीवन व्यतीत करना नहीं जानते थे। ठीक, ये एक असत्य है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बताइए, सोहन संस्कृति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? सोहन संस्कृति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो सोहन संस्कृति का संबंध भारत के सोहन संस्कृति ये हमारा पंजाब है, कश्मीर यानी उत्तरी भारत में पड़ता है, जो भी उत्तरी और पश्चिमी भारत का हिस्सा है सोहन संस्कृति का। तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसके लिए क्या रहेगा? ये उत्तरी पश्चिमी भारत यानी पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र, पंजाब कश्मीर उसके आसपास का क्षेत्र जो है सोहन संस्कृति का क्षेत्र माना जाता है। ठीक, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, यहां से देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए 3 क्वेश्चन आ जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पाषाण काल के किस चरण में जलवायु में परिवर्तन हुआ और वातावरण अपेक्षा गर्म होने लगा? तो इसका जो किस चरण में जलवायु में परिवर्तन हुआ, देखिए आपने देखा होगा कि मध्य पाषाण काल के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि खेती योग्य भूमि बनने लगी थी। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के समय में जलवायु में परिवर्तन हुआ और पृथ्वी जो वातावरण था वो थोड़ा सा गर्म होने लगा, फसलें उगाई जा सकने लगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि देखिए जरा ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म पाषाण काल या लघु पाषाण काल उपकरण किस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है? सूक्ष्म पाषाण काल नहीं, सॉरी, सूक्ष्म पाषाण या लघु पाषाण, ये अभी हमने डिस्कशन किया था कि ये किस काल की विशेषता है। ये जो पाषाण काल के जो 3 चरण है उसमें मध्य वाला जो है वो इसका हिस्सा बनता है, जहां पर छोटे औजार बनने लगे थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है कि भारत में पशुपालन की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये भीमबेटका और सराय नाहर, यही हमारे 2 स्थान है जहां से कुछ संकेत मिले थे, कुछ हमारे कह सकते हैं साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो भीमबेटका और सराय नाहर राय। ठीक, सी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। लेकिन नहीं भाई, भीमबेटका तो दूसरी चीज है, सॉरी 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 सॉरी, इसका जो है आएगा आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसी के आसपास ये था सबसे पहले। मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास का क्षेत्र भी हमने डिस्कस किया था, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है
कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, जैसे तीर कमान आदि का प्रयोग हुआ था। अब तीर कमान आदि का प्रयोग कब हुआ था, तो देखिए ये पूरा पाषाण काल में तो हो नहीं पाया था, नव पाषाण काल में तो काफी पशुपालन भी होने लगा था, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से युद्ध या मानवीय आक्रमण का आरंभिक साक्ष्य यानी छत विक्षत कंकाल मिलते हैं। तो ये जो सराय नाहर क्षेत्र है, सराय नाहर क्षेत्र से इस प्रकार के कंकाल प्राप्त हुए थे कि लगता था कि कहीं युद्ध वगैरह हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस मध्य पाषाणिक स्थल से प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये जो है क्वेश्चन है। तो ये जो 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, 3 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए थे, ये वास्तव में दमदम क्षेत्र या दमदमा क्षेत्र जिसको है बोलते हैं, वहां से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला साक्ष्य कहां पर मिला था। किस काल से मिलना प्रारंभ हुआ था अस्थिपंजर का। तो ये अस्थिपंजर का जो समय है वो मध्य पाषाण काल के ही टाइम में मिल गया था। ठीक, मध्य पाषाण काल के टाइम का है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस पेज पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के लोगों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया। महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया कि ये थोड़ा सा पशुपालन की ओर भी अग्रसर होने लगे थे, शिकार तो करते थे और शिकार करने के लिए औजार भी अच्छे से बना लिए थे, सूक्ष्म औजार बना लिए थे और पशुपालन भी करने लगे थे। तो ये इसके 20 क्वेश्चन इस प्रकार से रहे। आगे और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि पूरा पाषाण युगीन मानव के जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गुफाओं और कंदराओं में रहते थे तो बात सही है, उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था, ये भी बात सही है। वे स्थायी जीवन व्यतीत करते थे, ये बात तो नहीं थी। पूरा पाषाण काल में स्थायी जीवन नहीं व्यतीत कर पाए थे। ये स्थायी जीवन कब व्यतीत करना शुरू किए थे, जब वो नव पाषाण में पहुंचे थे। इसलिए ये इसका जो है उत्तर वो गलत है। इसलिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा कौन सा असत्य है, तो यही एक असत्य है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सोहन संस्कृति, देखो ये अभी इससे पहले भी पूछा गया था, सोहन संस्कृति कब डेवलप हुई या कहां पर डेवलप हुई। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सोहन संस्कृति के संबंध में सोहन संस्कृत भारत के किस क्षेत्र में है। तो इसको सोहन संस्कृति हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब कश्मीर के क्षेत्र के आसपास, पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्न पाषाण काल के किस चरण में जलवायु परिवर्तन हुआ और वातावरण अपेक्षाकृत गर्म होने लगा। तो निम्न पाषाण काल के किस चरण में, तो ये मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है। मध्य पाषाण काल में जीवन जो था वो वातावरण जो था वो अपेक्षाकृत गर्म होने लगा था। तो 23 का आंसर क्या रहेगा, बी है इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला, सूक्ष्म पाषाण या लघु पाषाण उपकरण किस काल की सबसे प्रमुख विशेषता रहे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका मध्य पाषाण की विशेषता है। फिर भारत में पशुपालन की शुरुआत जो है वो आपने अभी देखा था कि ये सब राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमारा यही उत्तर रहेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है
कि पूरा मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्रक्षेपास्त्र तकनीक जैसे तीर कमान, ये भी मध्य पाषाण काल के समय का है। ठीक, इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस हालांकि रिपीट हो रहे हैं। चले मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित 31 क्वेश्चन नंबर है फिलहाल। बिहार राज्य में स्थित चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार में चिरांद नामक एक नवपाषाणिक स्थल है जो कि किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सबसे पहले तांबे के औजार पाए गए थे, उनका एक सबूत मिला था, इसलिए हम यहाँ पर जो उत्तर देंगे वो क्या हो जाएगा, तांबे के औजार सबसे पहले। अभी इसके बाद में हम लोग ताम्रयुग पढ़ेंगे तो वहां पर और इसका डिस्कशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हो चुकी थी। राख के टीले मिले, ये भी वहां पर पाया गया। ठीक, तो दक्षिण भारत में खास करके राख के टीले का मिलना, और ये जो आपका उदाहरण है ये पाया गया था। ठीक है, तो राख के टीले वहां पर पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वो कहता है कि कुंभकारी का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य, कुंभकारी का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होने का दावा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, मेहरगढ़ और लहुरादेव और चौपानी मांडो। तो इसका सही उत्तर वास्तव में क्या है? चौपानी मांडो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 और 35, हम इन दो क्वेश्चनों पर विचार करते हैं। 34 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि नवपाषाण काल में समाज के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया? नवपाषाण काल में आपने देखा होगा, या जो हमने बताया था कि समाज पूर्णतः मात्र सत्तात्मक हो गया था, वर्ग विभाजन स्पष्ट हो गया था, खाद्य संग्रह समाज, खाद्य उत्पादक समाज में बदल गया था। तो इसका वास्तव में क्या हुआ था कि यहाँ पर ये उत्पादन भी करने लगे थे, खाद्य का उत्पादन भी होने लगा था, इसलिए यहाँ पर ये खाद्य उत्पादक इसका आंसर, अच्छा आंसर इसका है। ठीक है।